दोस्तों, जो तिरंगा आज हमारे देश भारत की आन बान शान माना जाता है, क्या आप उस तिरंगे की हिस्ट्री को जानते हैं? क्या आपने कभी सोचा कि जिस झंडे को देखकर आज हिंदुस्तान में रहने वाला हर इंसान गर्व महसूस करता है, वो झंडा कब बनाया गया था और क्यों बनाया गया था? और इस झंडे का जो डिजाइन है, आज हम देखते हैं ये डिजाइन सबसे पहले किस इंसान के दिमाग में आया था। तो दोस्तों, इसी तरह के तमाम चीजों के बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करेंगे और भारत के झंडे से जुड़ी बहुत जरूरी बातें हम बताएंगे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम से मेरी छोटी सी गुजारिश है कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दे और हमारी हौसला अफजाई के लिए हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को भी आप लाइक कर दे, ताकि इसी तरह से नॉलेजेबल वीडियो की सिलसिला हम जारी रख सके। दोस्तों, वैसे तो 1857 में जब हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की थी, तभी से हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को एक झंडे की कमी महसूस होने लगी थी, क्योंकि हिंदुस्तानी जब भी कोई अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया करते थे या बड़ी रैली निकालने की सोचा करते थे, तो उनके पास कोई ऐसा झंडा मौजूद नहीं हुआ करता था जिसके जरिए से तमाम हिंदुस्तान के लोगों को, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी को एक झंडे के नीचे जमा कर सके। और किसी भी जंग के लिए सबसे जरूरी चीज झंडा होता है, क्योंकि उसी झंडे के नीचे तमाम के तमाम फौज जमा होते हैं, और वो हिंदुस्तान के लोगों के पास अभी तक वो मौजूद नहीं था। क्योंकि दोस्तों, अंग्रेजों के खिलाफ अब हिंदुस्तान पर जगह जगह पर लड़ाई शुरू हो गई थी। इसी वजह से हर इलाके में लोगों ने अपना अपना झंडा बनाना शुरू कर दिया था। अगर आप हिंदुस्तान के झंडे की हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे तो सबसे पहले आपको 1906 में बनाया हुआ वो झंडा दिखाई देगा, जो झंडा बंगाल में बनाया गया था। बंगाल में अंग्रेजों के खिलाफ एक रैली निकाली गई थी, जिसमें एक ऐसा झंडा बनाया गया था जो झंडा 3 रंग से बनाया गया था, और ये शायद हिंदुस्तान का पहला तिरंगा भी था जो झंडा 3 रंग से तैयार किया गया था। इस तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग था, बीच में पीले रंग की पट्टी थी और नीचे हरे रंग की पट्टी थी। बीच वाले पीले पट्टी पर हिंदी में वंदे मातरम लिखा हुआ था, और नीचे की हरी पट्टी पर एक सूरज और एक चांद तारा बना हुआ था। उसके बाद हिंदुस्तान का अगला झंडा 22 अगस्त 1907 को बनाया था। ये झंडा बंगाल के झंडा से थोड़ा सा अलग था। इसमें सबसे ऊपर वाली पट्टी हरी थी और नीचे की पट्टी केसरिया नहीं बल्कि लाल कलर की थी। बाकी तकरीबन ये झंडा बंगाल के झंडे की तरह ही सेम था। उसके बाद धीरे धीरे फादर ऑफ नेशन यानी गांधी जी को भी हिंदुस्तान के झंडे की टेंशन सताने लगी थी, और उसके दिमाग में भी यही बात चल रही थी कि हिंदुस्तान का एक ऐसा झंडा होना जरूरी है जिसके नीचे तमाम हिंदुस्तान में रहने वाले लोग जमा हो सके। गांधी जी ने एक शख्स को ये ऑर्डर दिया कि तुम एक ऐसा झंडा तैयार करो कि जिसमें हरा और लाल दोनों रंग हो और उन दोनों रंगों के ऊपर एक चरखा बना हुआ हो। गांधी जी की ऑर्डर पर उस शख्स ने एक ऐसा झंडा तैयार किया कि जिसमें ऊपर हरा कलर था और नीचे रेड कलर था, और उन दोनों के बीच में एक चरखा बना हुआ था। लेकिन गांधी जी को ये झंडा बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसके बाद गांधी जी ने उस शख्स को ये कहा कि इन दोनों रंगों के अलावा एक और रंग शामिल किया जाए, और वो नया रंग होना चाहिए सफेद। दोस्तों, गांधी जी की मशवरे पर उस शख्स ने उसमें तीसरा रंग भी शामिल कर लिया। दोस्तों, बड़ी जिद्दोजहद के बाद आखिरकार 1931 में नेशनल कांग्रेस की तरफ से एक ऐसे झंडे को परमिशन दे दी गई जो झंडा 3 कलर का था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया कलर था, बीच में सफेद कलर और नीचे ग्रीन यानी हरा कलर था, और उस झंडे के बीच में एक चरखा बना हुआ था जो गांधी जी की फरमाइश पर बनाया गया था। उसके बाद 1931 से लेकर 1947 तक यही इंडियन झंडा रहा, और इसी झंडे के नीचे पूरे इंडिया के लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी थी। 1947 में जब अंग्रेज भारत को छोड़कर चले गए तो पूरे हिंदुस्तान के सामने सबसे बड़ी सवाल और सबसे बड़ी मुसीबत यही थी, अब आखिर भारत का झंडा कैसा बनाया जाए। क्योंकि अभी तक जिस झंडे के नीचे रहकर तमाम हिंदुस्तान के लोगों ने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी थी, वो भारत का झंडा नहीं था बल्कि कांग्रेस पार्टी का झंडा था। और भारत के झंडे को कांग्रेस पार्टी के झंडे से अलग रखना बहुत ही जरूरी था कि 1947 में एक ऐसी टीम बनाई गई, उस टीम को ये जिम्मेदारी दी गई
कि वो भारत के पुराने झंडे में बदलाव करके इंडिया का एक नया झंडा तैयार करे। उस टीम में जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर मौलाना अबुल कलाम आजाद जैसे तमाम बड़े बड़े नेता शामिल थे। दोस्तों, उस वक्त संविधान सभा के एक जनरल सेक्रेटरी हुआ करते थे जिनका नाम था बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा के सामने ये प्रस्ताव रखा, क्यों ना हम भारत के पुराने झंडे से चरखे को निकालकर उसकी जगह पर अशोक चक्र का निशान लगा दे। बदरुद्दीन तैयब जी का ये प्रस्ताव सभी लोगों को बहुत पसंद आया और फिर हमेशा के लिए बदरुद्दीन तैयब जी की इसी प्रस्ताव को मान लिया गया और भारत के तिरंगे में अशोक चक्र को शामिल कर लिया गया। लेकिन दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी ने जो प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था वो उनके खुद का मन का आइडिया नहीं था, बल्कि बदरुद्दीन तैयब जी की एक बीवी हुआ करती थी जिनका नाम था सुरैया तैयब जी। उन्हीं के मन में ये आइडिया आया था। बदरुद्दीन तैयब जी की वाइफ यानी सुरैया तैयब जी ने कागज पर तिरंगा का नक्शा बनाया था और उसमें चरखे की जगह अशोक चक्र का निशान लगाया था और कागज में बने हुए उसी नक्शे को बदरुद्दीन तैयब जी ने संविधान सभा में पेश किया था, जिसे सभी लोग ने बड़े खुशी के साथ कबूल कर लिया था और आज तक हमारे देश का झंडा बिल्कुल ही वैसे ही बना हुआ है और उसी डिजाइन के साथ लहरा रहा है। लेकिन दोस्तों, ये बड़े ही अफसोस की बात है, जिस सुरैया तैयब जी ने हमारे देश के झंडे को एक नया डिजाइन दिया था, आज हम उन्हीं को भूल गए हैं। अगर आप इसके बारे में पहले से नहीं जानते थे वो भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। दोस्तों, आज हम आपको एक बुजुर्ग और कौवे का वाकया सुनाने वाले हैं। अगर आप अपनी जिंदगी से मुतमईन नहीं है और आपको लगता है कि दूसरे लोगों की जिंदगी आपकी जिंदगी से ज्यादा अच्छी है, आपको वो नहीं मिला जो उनके पास है, तो आज की इस वीडियो को एक बार आखिर तक आप जरूर देखें। दोस्तों, एक कौवा था जो अपनी जिंदगी से खुश नहीं था। उसे एक तकलीफ थी कि मेरा रंग काला है, मैं खूबसूरत नहीं हूँ, मुझे कोई भी पसंद नहीं करता। एक दिन वो दरख्त पर बैठकर रो रहा था। दरख्त के नीचे एक बुजुर्ग बैठे हुए थे। उनके गाल पर कौवे का एक आंसू का कतरा आकर गिरा। उन्होंने अपने सर को उठाकर देखा तो कौवा ऊपर बैठा रो रहा था। उस अल्लाह वाले ने पूछा, क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो, तुम्हें क्या कोई तकलीफ है? कौवे ने कहा, रो नहीं तो और क्या करूं, ये भी कोई मेरी जिंदगी है, काला रंग है मेरा, जिसके घर पर भी बैठो कांय कांय करूं, लोग मुझे मारकर उड़ा देते हैं, कितनी बुरी आवाज है मेरी, कोई भी मुझसे प्यार नहीं करता, कोई हमें पालता तक नहीं, ये सारा कुछ इस रंग की वजह से है, इस तरह जीने से तो बेहतर है कि मैं मर जाऊं। उस बुजुर्ग बाबा जी ने उसे समझाने की कोशिश की, सुनो, हमें हर हाल में खुश रहना चाहिए। लेकिन बुजुर्ग के नसीहत का कौवे पर कोई भी असर नहीं हुआ। उस कौवे का रोना धोना बंद ना हुआ तो बुजुर्ग ने कहा, अच्छा रोना बंद करो, मुझे बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? अगर जिंदगी में तुम्हें दोबारा मौका मिले तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? किसकी जिंदगी तुम्हें अपनी जिंदगी के मुकाबले ज्यादा अच्छे लगते हैं? कौवा ये सुनकर बड़ा खुश हुआ और कहने लगा, अगर जिंदगी में मुझे दोबारा मौका मिले तो मैं हंस बनना पसंद करूंगा, उसका रंग कितना खूबसूरत सफेद होता है। बुजुर्ग ने कहा, लेकिन मेरी एक शर्त है, तुम पहले जाकर एक बार हंस से मिलकर आओ, उससे पूछो क्या वो अपनी जिंदगी से खुश है। कौवे ने कहा, ये भला कौन सी बात हुई, आखिर वो खुश क्यों नहीं होगा? उसके बाद कौवा भागा भागा खुशी खुशी हंस के पास गया। हंस एक तालाब में तैर रहा था। कौवा कहने लगा, हंस भाई, क्या खूबसूरत जिंदगी है तुम्हारी, कितना प्यारा दूध की तरह सफेद रंग है, कितने आराम से तुम पानी में तैरते हो, लोग तुम्हें देखकर खुश होते हैं, तुमसे प्यार करते हैं, कितनी जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी, कितना खुश रहते होंगे तुम तो इस दुनिया में सबसे खुशकिस्मत परिंदे हो। हंस ने नजर उठाकर कौवे के तरफ देखा और उदास लहजे में कहने लगा, किसने तुमसे कह दिया कि मैं खुश हूँ? मैं तो बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। सब परिंदों के इतने खूबसूरत रंग होते हैं, मेरा तो कोई रंग ही नहीं है, दूर से तो पानी के अंदर मैं नजर भी नहीं आता हूँ, ये भी कोई मेरा रंग है? तुम तोते को देख लो, कितना खूबसूरत रंग है उसका, लाल
नीला, पीला, इतने प्यारे रंग, इतने प्यारी आवाज, वो तो बातें भी करता है। लोग तोता को पालते भी हैं, उससे प्यार करते हैं, लोग उसे मिट्ठू मिट्ठू बुलाते हैं, उसको अपने घर में रखते हैं। जिंदगी है तो तोते की। काश मैं हंस ना होता, एक मैं तोता होता। कौवा हंस के बातों को सुनकर हैरान रह गया और कहने लगा, तो क्या तुम अपनी जिंदगी से खुश नहीं हो? हंस बोला, हरगिज नहीं, इसमें भला खुशी की क्या बात है? मुझसे तो एक तोता कई गुना ज्यादा अच्छा है। अब कौवा वहाँ से उड़ा और तोते की तलाश में निकल पड़ा। कितनी ही देर वो तोते को तलाश करता रहा, लेकिन कोई भी तोता उसे नजर नहीं आ रहा था। तोते का रंग भी सब्ज था और पेड़ के पत्तों का रंग भी सब्ज होता है। आखिर तोता उसके नजर में कैसे आता? 3-4 जंगलों के चक्कर लगाने के बाद कहीं जाकर उसे एक तोता मिला। कौवे ने तोते से कहा, तोता भाई, कितनी जबरदस्त जिंदगी है आपकी, कितने खुश रहते हो आप, कितना प्यारा रंग है, कितनी प्यारी लाल रंग की चोंच है आपकी, लोग आपसे कितना प्यार करते हैं, खाना पानी देते हैं, लोग आपको मिट्ठू मिट्ठू कहते हैं, कितने खुश रहते होंगे आप, कितनी खूबसूरत जिंदगी है आपकी, आप तो इस दुनिया में सबसे खुश परिंदे होंगे। तोता बोला, कौन कहता है तुम्हें मैं खुश हूँ? कौवा ये सुनकर बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा, क्या तुम भी खुश नहीं हो? आखिर तुम्हें क्या तकलीफ है? तोते ने कहा, मुझसे खराब जिंदगी और किसी की हो ही नहीं सकती। तुम अपने आप ही को देख लो, आजाद फिरते हो, जहाँ दिल चाहे उड़कर चले जाते हो, अपने मर्जी से जो चाहते हो खाते पीते हो, और मुझे तो लोग पकड़ लेते हैं, मेरे परों को काट देते हैं, मुझे छोटे से पिंजरे में कैद कर देते हैं। मैं लोगों से छुपता फिरता हूँ कि कहीं कोई मुझे पकड़ ना ले। मेरी जिंदगी तो सबसे बदतर है। मैं इस जिंदगी से तंग आ चुका हूँ। अपनी मर्जी से मैं जी भी नहीं सकता, खुलकर हवा में मैं उड़ भी नहीं सकता। मुझसे तो मोर की जिंदगी बहुत अच्छा है, उसका रंग भी कितना खूबसूरत है। लोग मोर को देखकर खुश भी होते हैं, लोग उससे प्यार भी करते हैं और वो अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीता है। अब कौवा सोच में पड़ गया, अब मैं क्या करूं? हंस भी खुश नहीं है, तोता भी खुश नहीं है। चलो जाकर मोर से मुलाकात करता हूँ, आखिर मोर क्या कहता है। अब कौवा मोर को तलाश करने के लिए निकल पड़ा, मगर मोर कौवा को कहीं भी नहीं मिल रहा था। मोर को ढूंढते ढूंढते उसे एक चिड़ियाघर में मोर नजर आया। बहुत सारे बच्चे और लोग मोर को देख रहे थे, उसकी खूबसूरत परों की तस्वीरें खींच रहे थे। वो मोर के करीब जाकर एक शाख पर बैठ गया और कहने लगा, मोर भाई, क्या जबरदस्त जिंदगी है तुम्हारी, हजारों लोग तुम्हें देखने के लिए आते हैं, तुम्हारे पर कितने खूबसूरत है, लोग तुम्हारे परों के खुलने का इंतजार करते हैं, तस्वीरें खींचते हैं, क्या शान है तुम्हारी, कैसे शान से तुम अपने परों को खोल कर चलते हो, कितनी अच्छी जिंदगी है, कितने खुश रहते होंगे तुम। ये सुनकर मोर की आंखों में आंसू आ गए। वो कहने लगा, तुमसे किसने कह दिया कि मैं खुश हूँ? मैं भी कभी कभी सोचता हूँ मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत परिंदा हूँ, लेकिन इसी खूबसूरती की वजह से तो मुझे चिड़ियाघर में कैद कर दिया गया है। ये खूबसूरत ही मुझे तकलीफ पहुँचाते हैं। लोग इसे हासिल करने के लिए, अपने घरों में लगाने के लिए मेरे जिस्म से परों को नोचते हैं। मुझे तकलीफ होती है, मुझे दर्द होता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता, अपनी मर्जी से मैं जी भी नहीं सकता। कौवा हैरत से उसकी बातें सुन रहा था। कौवे ने मोर से पूछा, तो क्या चाहते हैं आप, क्या बनना चाहते हैं? तो मोर बोला, मैंने पूरे जू को देखा है, सब जानवरों से मैंने मुलाकात की है, सब परिंदों को भी मैंने देखा है, सारे ही जानवर, सारे ही परिंदे यहाँ पर मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक परिंदा है जिसको कैद नहीं किया गया है। वो परिंदा आज भी आजाद है, अपनी मर्जी की जिंदगी जीता है। मैं बस वही बनना चाहता हूँ। कौवे ने पूछा, वो परिंदा कौन सा है? तो मोर बोला, वो परिंदा कौवा है, यानी तुम हो। ना तो तुम्हें कोई पकड़ता है, ना कोई तुम्हें मारता है, ना कोई तुम्हें कैद करता है, जहाँ दिल चाहे उड़ते हो, जो दिल चाहे खाते पीते हो। तुमसे अच्छी भला और किसकी जिंदगी हो सकती है? कौवे ने जब ये सुना तो उसकी हैरत की इंतहा ना रही। ऐसा तो उसने कभी सोचा भी नहीं था। वो वहाँ से उड़ा और सीधे बाबा जी के पास आ गया। बाबा जी ने पूछा,
तो हाँ भाई, तुमने क्या फैसला किया? कौवे के आंखों में आंसू आ गए। उसने कहा, बाबा जी, मैं कौवा ही ठीक हूँ, मैं कौवा ही बनकर रहना चाहता हूँ। ये कहकर वो वहाँ से चुपचाप उड़ गया। लेकिन आज उस कौवा की उड़ान ही कुछ और थी। वो अपने कौवा होने पर बड़ा खुश था, मुतमईन था। अब वो कौवा ही रहना चाहता था। दोस्तों, हमारी जिंदगी में भी हमारी दुखी होने की एक वजह ये होती है, हम हर वक्त हर चीज में अपने आप को दूसरे लोगों से कंपेयर करते रहते हैं और अपने आप को लोगों से कमतर समझकर दुखी हो जाते हैं। हमें दूसरे लोगों की जिंदगियां बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि हम दूसरे लोगों की जिंदगी में वो देखते हैं जो हमारे पास नहीं है। लेकिन जो नियामतें, जो खूबियां और जो खुशियां हमें मिलती है, वो हमें नजर नहीं आती है। दोस्तों, आप जो भी है, जिस हाल में भी है, आप जहां भी है, अपने आप को किसी से कंपेयर ना करें। जिंदगी में हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखे, नया सोचे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला का शुक्र बहुत बड़ी नियामत है। हर हाल में हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और यकीन जाने, जो अल्लाह की नियामतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है, अल्लाह तबारक व ताला नियामत में मजीद बरकत अता फरमाता है। और जो अल्लाह की नियामतों पर अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करता, अल्लाह ताला अपने उस बंदे से अपनी नियामत को छीन लेता है। तो अल्लाह तबारक व ताला ने हमें जैसे जिंदगी अता की है, हमें उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना चाहिए और अपनी जिंदगी को और अपने आप को दूसरों से कंपेयर करने के बदले सब्र शुक्र के साथ अपनी जिंदगी को गुजारना चाहिए। अल्लाह हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आज की हमारी वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे लाइक करना, अपने दोस्त अहबाब के साथ इसे शेयर करना ना भूले। आज की इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर ले और आइंदा आने वाले तमाम ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को क्लिक करना ना भूले। आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्द एक और नई कहानी के साथ आपके खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।